तो लास्ट लेक्चर में हमने मोलालिटी और मोलारिटी पढ़ा था। अब दोनों के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कोई हम फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे, हम थ्रू डेफिनेशन अगर एक वैल्यू पता हो मोलारिटी की तो मोलारिटी कैसे ढूंढेंगे वो देखेंगे, उसके दो न्यूमेरिकल्स के साथ देखेंगे। देखो बहुत सारे फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या इतने सारे फार्मूला हमको याद रहेंगे? तो नहीं। तो कैसे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? थ्रू डेफिनेशन। याद रखो, डेफिनेशन याद रखो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए, क्या मोलालिटी है और क्या मोलारिटी है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर है 1.8। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, कैपिटल एम है इसका मतलब मोलर होगा, सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है पहले तो वो हम लिख लेते हैं। देखो हमारे पास मोलारिटी है, मोलारिटी कितनी है? 3। डेंसिटी है, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml। तो कैलकुलेट मोलालिटी, तो हमें ढूंढना क्या है? मोलालिटी यानी कि स्मॉल m हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? सबको फॉर्मूला तो याद ही होगा, किसका? स्मॉल m का। याद करो क्या फॉर्मूला है? अरे फॉर्मूला याद नहीं तो डेफिनेशन तो याद करो। स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स पर kg, यही तो फॉर्मूला है ना। और मोल मतलब क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मतलब यहाँ पे होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ, याद करो क्या होता है? सॉल्वेंट इन kg। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए या तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, तो इतना हमें चाहिए। या तो आप वेट ढूंढ लो, मोलर मास तो NaCl है, मतलब समझ में ही आ जाएगा। चलो कैसे ढूंढेंगे? तो वैल्यू क्या दी है हमारे पास? वैल्यू है 3 मोलर। अब देखो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या होती है? 1 मोलर मतलब क्या होता है? चलो बताओ 1 मोलर मतलब क्या होता है? डेफिनेशन के हिसाब से 1 मोलर मतलब क्या होता है? 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है कि नहीं? तो 2 मोलर का क्या होता है? 2 मोलर का मतलब होता है 2 मोल सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब 3 मोलर का मतलब क्या होगा? 3 मोल सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया? 3 मोलर मतलब हमें मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया, और एक तरफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तो मिल गया, मोल मिल गया। तो मास कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ कैसे ढूंढेंगे? मास इज इक्वल टू, सॉरी मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, होगा कि नहीं? चलो वैल्यू रखो, मोल्स कितने हैं? 3। और NaCl का अगर मोलर मास फाइंड आउट करोगे तो 23 इसका होता है, इसका 35.5 होता है, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 58.5, और ये आंसर होगा 175.5 ग्राम्स पर मोल। चलो ये हो गया, हमें क्या मिल गया? मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये वैल्यू हमें मिल गई, है कि नहीं? ये वैल्यू हमारे पास है, ये तो सबको मालूम ही है 58.5। हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट। वो कैसे ढूंढेंगे? तो देखो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ml।
अब ml को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब वॉल्यूम को वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डेंसिटी के हिसाब से। देखो डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास मास है, ठीक है, मास ढूंढना है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो कैसे ढूंढेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम ऐसा लिखेंगे W सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.25 और वॉल्यूम हमारे पास 1000 ml है, इसका मतलब ये हो गया 1250 ग्राम। चलो ये क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट। कैसे मिलेगा, तो आपने पढ़ा ही है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट होता है कि नहीं। तो ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास, तो ये ढूंढना है। इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब हमें अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे। तो ये कितना है, 125 माइनस 175.5, ये आंसर 1074.5 ग्राम हो जाएगा। तो क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी में चाहिए तो कैसे करेंगे, इसी को 1000 से डिवाइड कर दो, ये हो गया केजी। अब तो आसान है कि नहीं। तो ये फिर से लिख देंगे यहाँ पे। चलो हमारे पास तो जो भी वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई, अब सिर्फ एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। चलो ठीक है, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल पर केजी। देखो मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स तो है ही हमारे पास। केजी कितना मिला, केजी किसका होता है, सॉल्वेंट का। कितना है, 1.074। ये डिवाइड करो, आंसर 2.79 के आसपास होगा। क्या यूनिट है, यूनिट ही होता है, मोल्स पर केजी ही होता है इसका यूनिट। तो ये आंसर, तो सबसे पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेंसिटी से हमने वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट किया, मास में। सेम एक और एग्जांपल है, एक्सरसाइज का है 1.6, प्रॉब्लम नंबर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। तो हमें क्या ढूंढने के लिए बोला है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर क्या होता है, अरे वही तो होता है मोलारिटी। तो एक्चुअली हमें ढूंढना क्या है, मोलारिटी। इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 1.4 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी हमारे पास 1.41 ग्राम पर ml है। एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मास परसेंटेज मतलब क्या, नाइट्रिक एसिड का मास परसेंटेज आपको दिया हुआ है कितना, 69%। तो मास परसेंटेज, इसका मतलब हुआ 69% वेट बाय वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड। किसका होता है, HNO3 का। चलो बताओ, मोलारिटी ढूंढना है तो हमें क्या चाहिए, याद करो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है, मोल पर लीटर। तो हमें मोल्स चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। कैसे ढूंढेंगे, तो बताओ। डेफिनेशन, मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास परसेंटेज का मतलब ये होता है, अगर 10% वेट बाय वेट है तो इसका मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 50 ग्राम होता है, 50% होता है तो इसका मतलब 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 69 ग्राम HNO3 डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखो ये डेफिनेशन के हिसाब से अलग किया है। मैं फॉर्मूला याद नहीं रखूँगा, मुझे डेफिनेशन आती है तो मैं आराम से कैलकुलेट कर दूँगा। ठीक है, चलो अब देखो, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है, उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, मोल में।
तो मोल्स इज इक्वल टू मास, मास कितना है 69। चलो लिख देता हूँ एक बार, मास बाय मोलर मास, मास कितना है 69। अब HNO3 का मोलर मास कितना होता है आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। H1 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है। तो 16 3 कितना होगा 48 और फिर ये 49 हो गया, उसमें आप 14 ऐड करो तो आंसर मिलेगा 63, है कि नहीं, बराबर। तो ये आंसर हमें मिल गया 1.09। चलो हमें मोल्स ऑफ एसिडिक नाइट्रिक एसिड मतलब सॉल्यूट का मोल मिल गया, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या चाहिए, लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वो कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास तो मास ऑफ सॉल्यूशन है। देखो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, उसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। याद रखो मास और वॉल्यूम का रिलेशन किससे बनता है, डेंसिटी से बनता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम अगर मुझे चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए, तो जो भी मास ऑफ सॉल्यूशन है उसे मैं डेंसिटी से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। कितना होगा, ये हो गया हमारा 100, डेंसिटी कितनी है 1.41, तो ऑलमोस्ट 70.91 ml हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.0709 लीटर, है कि नहीं। चलो क्या मिल गया, मोल्स मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो फाइनली कैलकुलेट करेंगे। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, वही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मोल्स हमारे पास 0.19 है और लीटर कितना है 0.0709। आंसर लाओगे तो 15.37 के आसपास मिलेगा, यही आपका आंसर 15.37 मोल्स पर लीटर, ये आपका आंसर। कॉपी करो। अब लास्ट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है, वो है नॉर्मलिटी। टेक्स्ट बुक में नहीं है, 12th में ये पॉइंट आएगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें अभी देखना है क्या होता है नॉर्मलिटी, बराबर। तो डेफिनेशन बनाएंगे, बाद में फार्मूला बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये एक कंटेनर है, यहाँ पे मैंने थोड़ा 100 ml जितना पानी ले लिया, वाटर ले लिया, फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। समझो ध्यान से देखो, हर टाइम हम कितना ऐड करते थे 98 ग्राम, यहाँ पे हमने कितना ऐड किया 49। अब 98 ग्राम होता है, वो होता है 1 मोल, है कि नहीं, 1 मोल होता है। तो 49 ग्राम है तो वो कितना होगा, वो होता है 1, याद करो 9, फिर से 98 ग्राम H2SO4 इज इक्वल टू होता है 1 मोल। क्यों कि मोलर मास जितना वेट 1 मोल कहलाता है, तो फिर उसका आधा लिखा है यहाँ पे, तो ये कितना होगा, वो होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बराबर। ये जो वर्ड है वो ध्यान से देखना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बाद में समझ में आएगा क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन अभी याद रखो 49 ग्राम मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। फिर हमने एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बना दिया 1 लीटर। कितना बना दिया 1 लीटर। मोलारिटी जैसा ही है नॉर्मलिटी, बस मोलारिटी में मैंने 98 ग्राम लिया था जिसे मैंने 1 मोल बोला था, यहाँ पे मैंने 49 ग्राम लिया जिसे मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोला।
तो ये जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ध्यान से देखो, और वही होता है आपका 1 नॉर्मल। 1 कैपिटल N का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, देखो फिर से, अगर 98 ग्राम हो तो उसे हम 1 मोल बोलते थे, और यहाँ पे हम क्या लिखते थे 1 मोल पर लीटर, और उसे हम क्या बोलते थे 1 मोलर कैपिटल N। लेकिन मैंने 49 ग्राम लिया तो मैंने लिखा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऐड किया है 1 लीटर में तो मैं उसे बोलूँगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या देखिए 1 नॉर्मल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका 2 टाइम्स ले लेता हूँ, 49 × 2, जितना भी वेट होगा, मालूम है कितना होने वाला है। तो ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए 2। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका मतलब कितना नॉर्मल 2 नॉर्मल, जबकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब बताओ डेफिनेशन कैसे बनेगी, ये है क्या, ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और कितने लीटर में 1 लीटर में। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 1 लीटर इज कॉल्ड नॉर्मालिटी। तो डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, नॉर्मालिटी इज द number of gram equivalent of solute पर कितना 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन हो गई। चलो बताओ फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है, देखो यूनिट क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, तो लिखेंगे वही ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअली है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, चलो मोल का फॉर्मूला सबको मालूम, मोल्स मीन्स मास बाय मोलर मास, तो वैसा ही है यहाँ पे मास बाय मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास आएगा। याद रखो वो मोलर मास था, यहाँ पे कौन सा मास है इक्विवेलेंट मास। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, तो वो भी हम देखेंगे। अभी हम ये वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे। चलो तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हम क्या लिखेंगे मास, मास किसका सॉल्यूट का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज इन ग्राम, जबकि नीचे क्या होगा इक्विवेलेंट मास इनटू लीटर, मतलब किसका होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वो लीटर में है। तो ये फॉर्मूला बन गया नॉर्मालिटी का। चलो अब जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करेंगे, और वो होता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, बराबर इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास, देखो ये डेफिनेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी हम उस डेफिनेशन को भी लिखेंगे कि एल्यूमिनियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, सोचो एल्यूमिनियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कितने हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेंगे, तो नॉर्मली फॉर्मूला है एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है AlH3। फॉर्मूला क्या है AlH3, कैसे बना, तो एल्यूमिनियम का 1 एटम 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। 1 एटम मतलब हम अगर मोल में लेंगे तो 1 मोल होगा, ये 3 मोल होगा, मास में लेंगे तो ये 27 ग्राम होता है और ये होता है 3 ग्राम, है कि नहीं।
तो इसका मतलब कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना रहा है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर 27 ग्राम के साथ 3 ग्राम, या तो उल्टा 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अगर 27 है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना होगा। सोचो, आप ही सोचो कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 27, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वही होता है जो 1 ग्राम के लिए होगा, वही होता है एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास या तो इक्विवेलेंट वेट। तो एक्चुअली डेफिनेशन ऐसी है कि मास ऑफ सब्सटेंस, वो कुछ भी हो, मास ऑफ सब्सटेंस वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी। मास ऑफ सब्सटेंस that react 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen, बस तो ऐसे ही लिखेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस दैट रिएक्ट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या तो मास ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, मास ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड to react 1 gram of hydrogen is called equivalent mass of substance। मैंने बोला सब्सटेंस में सब आ जाएंगे, एटम भी आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स भी आ जाएगा, कंपाउंड भी आ जाएगा, सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या समझाया मैंने कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना होगा, तो वही होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, और वो होता है 27/3 यानी कि 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। बात समझ में आई? ये 9 है, सॉरी 9, क्योंकि 27 अगर 3 ग्राम से तो 1 से कितना होगा, 1 के लिए कितना चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दो। ओके, तो याद रखो मास ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो वही उसका क्या हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ डेफिनेशन है, हमें इक्विवेलेंट मास इस तरह से कभी नहीं ढूंढना होता है, ये डेफिनेशन है समझने के लिए, नॉर्मली टेक्स्ट बुक में नहीं होती। अब देखो हम किसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करेंगे। पहले तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस के बारे में देखो। एसिड और बेस की इक्विवेलेंट मास की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास, यहाँ पे भी मोलर मास ही होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एसिडिटी एंड व्हाट इज बेसिसिटी। देखो एसिड बहुत सारे होते हैं, चलो नीचे ही लिख देते हैं। एसिड की बात करो तो एसिड के लिए यूज होता है वर्ड बेसिसिटी, बराबर, एसिड के लिए यूज होता है वर्ड बेसिसिटी, और बेस के लिए यूज होता है वर्ड एसिडिटी। ऐसा क्यों, तो देखो होता क्या है, देखो HCl है, अगर HCl है तो अगर वो रिएक्शन करेगा तो कितने H+ प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 H+ प्रोड्यूस करेगा, याद रखो 1 H+। अगर H2SO4 है तो उसके पास कितने H+ है, 2, इसका मतलब वो 2 H+ प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा, जो भी समझो आप। उसी तरह अगर H3PO3 है उसी तरह अगर
H3PO3 है, समझो तो कितने H+ है 3। तो जितने H+ होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अगर HCl का इक्विवेलेंट मास चाहिए, इक्विवेलेंट मास, तो उसके मोलर मास को मुझे एसिडिटी कितनी, बेसिसिटी कितनी है उसकी 1, उसके मोलर मास को मुझे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे H2SO4 का चाहिए इक्विवेलेंट मास, तो उसके जो भी मोलर मास है उससे मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको मालूम है उसका मोलर मास 98 है, इसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला 49। उसी तरह अगर मुझे H3PO3 का इक्विवेलेंट मास चाहिए तो उसके मोलर मास को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? उसके पास 3H+ है, वो 3H+ रिलीज कर सकता है, इसका मतलब उसकी बेसिसिटी 3 है। बात समझ में आई? तो एसिड और बेस के लिए इस तरह से ढूंढेंगे। अब बेस की बारी देखो, बेस के लिए एसिडिटी वर्ड यूज होता है। NaOH की बात करें तो NaOH में कितने OH है? सिर्फ और सिर्फ 1 OH है कि नहीं? बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है, बताओ इसमें कितने OH होंगे? 2 OH होंगे। और उसी तरह अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है तो उसमें 3 OH होंगे। तो जितने नंबर ऑफ OH होते हैं वही उसकी क्या होती है? एसिडिटी। तो अगर मुझे NaOH का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है तो मैं उसके मोलर मास को किससे डिवाइड करूंगा? 1 से। क्यों? क्योंकि उसकी एसिडिटी 1 है। लेकिन अगर मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास चाहिए तो उसके मोलर मास को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। उसी तरह अगर मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए तो मैं उसे 3 से डिवाइड करूंगा। तो ये एसिड और बेस के लिए इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करते हैं वो है। अब सॉल्ट के लिए देखेंगे। चलो अब सॉल्ट की बारी। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ये ना तो एसिड हो सकते, ना एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये तो सबको मालूम है। अब कैसे उसका इक्विवेलेंट मास ढूंढेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, ऊपर ऑलवेज मोलर मास ही होता है, लेकिन नीचे, नीचे क्या होगा? तो उस नीचे होती है, नीचे होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया तो समझाता हूँ। देखो अगर हमारे पास NaCl है, NaCl, ठीक है, दोनों को अगर आयोडाइज डिसोशिएट किया जाए तो Na+1 मिलेगा और Cl-1 मिलेगा, ठीक है। और एक सॉल्ट ले लेता हूँ Na2CO3, इसको कैसे अलग करेंगे? यहाँ पे Na2 टाइम है, आप सबको मालूम है Na+1 होता है, 2 टाइम है, इसका मतलब 2 आगे लिखेंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया तो CO3 पे कितना चार्ज होना चाहिए ताकि वो न्यूट्रल बने? तो ये तो न्यूट्रल है, इसका मतलब 2- होना चाहिए। समझ में आया? 2+ तो 2-। उसी तरह अगर मेरे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, उसको अलग करो। Cl के लिए सबको मालूम है -1 3 टाइम, इसका मतलब 3 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो मुझे NaCl का इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो मैं उसके मोलर मास को, टोटल पॉजिटिव चार्ज वो भी 1 है, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज वो भी 1 है, किससे डिवाइड करूँगा? 1 से। लेकिन अगर मुझे सोडियम कार्बोनेट के लिए चाहिए तो बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 2 + 1 2 × 1 मतलब कितना? 2। और ये देखो -2, तो पॉजिटिव चार्ज भी 2 है और नेगेटिव चार्ज भी 2 ही है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मतलब 2। लेकिन उसी तरह अगर मुझे इसका चाहिए तब बताओ, तब या तो आप टोटल नेगेटिव चार्ज लो या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज, यानी डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करते हैं। एक और है
इक्विवेलेंट मास इन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब सब अभी भूल जाओ, वो अभी जो मैं बताता हूँ वो देखो। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला अभी याद रखना है, बाद में हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये क्या है तो समझाता हूँ कि KMnO4 होता है ना, KMnO4, वो जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो वो MnO बनाता है, MnO। KMnO4 में जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, जबकि वो MnO2 बन गया तो कितना हो गया, +2। अब बताओ यहाँ पे चेंज कितना हुआ, +7 में से +2, इसका मतलब चेंज कितना है, 5 का चेंज है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर मुझे KMnO4 का इक्विवेलेंट मास ढूंढना हो तो मैं उसके मोलर मास को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि कितने से डिवाइड करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा। इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी लेकिन अभी नहीं, ठीक है, कॉपी करो इतना। लास्ट रिलेशन है नॉर्मलिटी और मोलारिटी का। तो क्या रिलेशन है, तो सिंपल रिलेशन है, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी का रिलेशन है फैक्टर के हिसाब से, ये n फैक्टर है। अब व्हाट इज स्मॉल n, वो स्मॉल n या तो बेसिसिटी हो सकती है या फिर एसिडिटी हो सकती है, ठीक है, या फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। मतलब कि वैलेंसी चाहिए हमें, वैलेंसी पता हो तो मिल जाएगा। n इज इक्वल टू, हम यही याद रखेंगे, बेसिसिटी और एसिडिटी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। सपोज 49 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 ml solution. Then calculate नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। बस इतना ही पूछा है। चलो कुछ भी, कोई भी आप पहले ढूंढ सकते हो, नॉर्मलिटी भी ढूंढ सकते हो, मोलारिटी। इस टाइम हम नॉर्मलिटी को ट्राई करेंगे। चलो नॉर्मलिटी मतलब क्या होता है, याद करो, ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर। ओके, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता था, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू लीटर। मतलब तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो मास कितना दिया है, 49। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, याद करो, हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 है बराबर, कितना होता है, मोलर मास को 2 से डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि H2SO4 में 2H+ है, मतलब उसकी बेसिसिटी 2 है, तो उसका इक्विवेलेंट मास 49 ही होगा। ये हो गया 0.5, लीटर में कन्वर्ट किया, ये कैंसिल, 1/0.5 इज इक्वल टू 2 होगा। तो नॉर्मलिटी कितनी मिल गई हमें, 2, है कि नहीं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एसिडिटी या तो बेसिसिटी। H2SO4 की कितनी होती है, 2, क्योंकि 2H+ रिलीज होते हैं। अब देखो नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एसिड है, इसका मतलब बेसिसिटी रखेंगे इनटू मोलारिटी। तो नॉर्मलिटी 2 है, बेसिसिटी भी 2 है, तो 2 से डिवाइड करो, तो आंसर कितना मिला, m इज इक्वल टू 1 मोल पर
लीटर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।